हेलो एवरीवन। हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो नेशनल पार्टी ये हमें पता है कि डेमोक्रेसी जो है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है। मींस कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए ताकि एक कंप्लीट फेडरल यूनिट बन सके। वैसे आज प्रेजेंट में बहुत सी पार्टी हमें देखने को मिलती है जो कि एक बेस्ट यूनिट ऑफ फेडरलिज्म है। इंडिया में भी हमें कई पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ में नेशनल जो पार्टीज़ है जो कि बहुत बड़े तबदे पे काम करती है, ठीक है। तो देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टी विच आर कॉल्ड द नेशनल पार्टी। ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज जो कंट्री के हर एक कोने में होती है, हर जगह उसकी फॉलोअर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। जिस तरह हमने अभी इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था पार्टीज़ के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। अगर वे होते हैं तो वे नेशनल पार्टी कहलाते हैं। ये पार्टी बहुत से स्टेट्स में काम करती है, बट बाय लार्ज दिस यूनिट फॉलो अ सेम पॉलिटिकल प्रोग्राम स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड बाय नेशनल लेवल। तो ये जो पार्टी होती है भले ही देश के अलग अलग कोने में हो, लेकिन ये सेम प्रोग्राम और स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। जो पॉलिटिकल पॉलिसी जो नेशनल लेवल में बनी हुई हैं वो उसे ही फॉलो करती है। ओके, तो एवरी पार्टी इन अ कंट्री हैज़ टू रजिस्टर द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन इन सारी पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है। कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ इन्हें प्रोवाइड होती है ताकि अपने पार्टी को इस्टेब्लिश कर सके। ये पार्टी को एक यूनिक सिम्बॉल्स भी देते हैं। सम ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज़ द इलेक्शन सिम्बॉल। और इलेक्शन के समय ये जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो इस पॉलिटिकल सिम्बॉल, इस जो सिम्बॉल उनको मिला है उन्हें उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। पार्टी गेट्स अ प्रिविलेज ऑफ सम अदर स्पेशल facility of recognized by the election commission for this purpose। तो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलती है कुछ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ को। तो वाई दिस पार्टीज कॉल द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़? क्यों कुछ पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है? इलेक्शन कमीशन ने कुछ लिट डाउन डिटेल क्राइटेरिया दिया है जिसके उनके प्रपोर्शन ऑफ वोट और कितनी सीटें उन्होंने जीती है उसके आधार पर उन्हें रिकॉग्नाइज पार्टी के दर्जे में रखा जाता है। किसी भी पार्टी को एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट हासिल करना होगा और 6% ऑफ टोटल वोट हासिल करना होगा इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। मतलब स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें उसको कम से कम 6% ऑफ टोटल वोट हासिल करना होगा एज अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए। इसके साथ साथ उसे कम से कम 2 सीटें स्टेट पार्टी के तौर पे उसे जीतनी होगी एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में। अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो उसमें भी किसी पार्टी को कम से कम 6% ऑफ टोटल वोट हासिल करना होगा और 4 लोकसभा सीटें जीतनी होगी, तब वो एज एन लोकसभा में इलेक्शन में रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी के तौर पे जाना जाएगा। तो इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर टोटल 7 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी इंडिया में 2018 के डाटा के अकॉर्डिंग है जो कि इलेक्शन कमीशन ने बताया है। तो आइए एक एक करके इन पार्टी को जानने की कोशिश करते हैं। पहली पार्टी आपको दिख रही होगी
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC। ये 1 जनवरी 1998 को स्थापित हुआ। इसकी लीडरशिप किसकी लीडरशिप में? ममता बनर्जी के लीडरशिप में। मतलब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना करी। नेशनल पार्टी के तौर पे इसे 2017 को रिकॉग्नाइजेशन मिला। ठीक, इसके अलावा इस पार्टी का सिंबल आप देख सकते हैं फ्लावर और ग्रास है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ये पॉलिटिकल पार्टी सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के बेस पे काम करती है। इन्होंने 2011 के इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में सत्ता हासिल करी। ये आज अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में एक बड़ी पार्टी के तौर पे देखी जाती है। 2014 के जनरल इलेक्शन में इन्होंने 3.84% के वोट हासिल किए और 84 सीटें जीती। ये लोकसभा में 4th सबसे लार्जेस्ट पार्टी मानी जाती है। सेकेंड पार्टी है बहुजन समाज पार्टी BSP। इसे 1984 को काशी राम की लीडरशिप में स्थापित किया गया था। ताकि ये अपना रिप्रेजेंटेशन और पावर सिक्योर कर सके बहुजन समाज का। बहुजन समाज कौन? दलित, आदिवासी, OBC और कुछ रिलीजियस माइनॉरिटी इसमें शामिल है। इनको बहुजन समाज कहा जाता है। इनका इंस्पिरेशन, इनकी जो आइडिया है वो हमें साहू महाराज, महात्मा फुले, परियार रामास्वामी, नेक्टर और बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर, उनकी आइडिया, उनकी टीचिंग पे ये पार्टी वर्क करती है, ताकि ये सिक्योर कर सके जो दलित है उनके वेलफेयर को, उनके इंटरेस्ट को, और उनको जो ऑप्रेस मतलब उन्हें दबाया, उनको कहीं दबाया ना जा सके, उनकी बात भी देश सुन सके, उनकी ज़रूरत को भी देश जान सके। इसका जो मेन बेस है वो उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ साथ ये पार्टी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने यह पार्टी ने कई बार सत्ता हासिल करी है, पर कुछ और पार्टी के सपोर्ट के द्वारा। कोलिशन गवर्नमेंट, इसके बारे में हम जानते हैं। लोकसभा इलेक्शन 2014 में इन्होंने टोटल 4% सीटें जीती, पर 4% वोट हासिल करी, पर एक भी सीट इलेक्शन में जीतने में ये काबिल नहीं हो पाई। अगली जिस पार्टी की हम बात करने वाले हैं वो है भारतीय जनता पार्टी। यह पार्टी जो है वो 1980 में रिवाइज की गई। जो जनता दल था या भारतीय जनसंघ, इनको रिवाइज करके, मतलब इसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, उनको रिवाइज करके जनता दल को भी मिला करके ये पार्टी की स्थापना 1980 में की गई। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे, इनका मकसद यही था। और इनका इंस्पिरेशन था कि इंडियन का जो एंशियंट कल्चर है, ठीक है, एंशियंट वैल्यू, उसको पुनः इंडिया में स्थापित किया जाए। दीनदयाल उपाध्याय के आइडिया पर, जिसे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या फिर अंत्योदय के नाम से जाना जाता है, उस आइडिया पे ये वर्क करती है। इनका मकसद कल्चर नेशनलिज्म, जो कि आप कह सकते हैं हिंदुत्व जैसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पे ये वर्क करती है। इसमें इंडियन नेशनहुड और पॉलिटिक्स में ये अपना कंसेप्शंस बनाए हुए हैं। वांट अ फुल टेरिटरी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इन जम्मू कश्मीर, इनका
पहला और बड़ा मकसद है जो आज उन्होंने कंप्लीट कर लिया है कि जम्मू और कश्मीर को प्रॉपर टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन मिले, जम्मू कश्मीर को इंडिया से जोड़ना। इसके अलावा इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना, सारे लोगों के लिए एक ही नियम कानून। इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, ठीक है, वो एक ही नियम या एक ही कानून उन्हीं के लिए लागू हो, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी कलर, कोई कास्ट, कोई क्रीड के हो, सबके लिए एक ही नियम। इसके अलावा रिलीजियस कन्वर्जन को रोकना, बैन करना। इनका जो इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीजली सब्सिक्वेंटली इन 1990s। तो इनका जो सपोर्ट जो इनको ज़्यादातर मिला वो 1990s में मिला। ये ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट अर्बन एरिया में जानी जाती है। इसका सपोर्ट साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के रूरल एरिया में भी अच्छा है। ये 1998 में पहली बार सत्ता में आई और इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, जिसमें बहुत सी सेवरल रिलीजियस पार्टी भी इंक्लूड थी, एनडीए की स्थापना इन्होंने करी। इसके अलावा तो 282 सीटें जीत करके इन्होंने 2014 के लोकसभा इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल करी और देश में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आज भी एनडीए का ही रूल सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अगली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। जो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी सोशलिज्म इन रशिया में पढ़ा है। उनके सिद्धांत पे ये काम करती है सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के साथ साथ। ये अपोज करती है कि सक्सेशन ऑफ कम्युनलिज्म को रोका जाए। इसके अलावा इन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक को माना है और उनका प्रमोशन भी किया है। इनमें ज़्यादातर वर्किंग क्लास, फार्मर और पुअर के वेलफेयर के लिए काम करती है। पर ये 1964 में कमज़ोर हो गई। जब इनमें ये जो पार्टी दो हिस्सों में बंटवारा हुआ, ये स्प्लिट हुई, तो ये कमज़ोर पड़ गई। इनमें से एक अलग पार्टी निकली, CPIM, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी एम, ठीक है। प्रेजेंट में ये केरल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बड़ी पार्टी के तौर पे देखा जाता है। इसके सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहा है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 1% ही सीट, ये 1% ही वोट और 1 सीट ही हासिल कर पाई, ठीक है। तो इसकी इनका जो एडवोकेट है वो है कमिंग टुगेदर फॉर अ लेफ्ट पार्टीज एंड बिल्ड द स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। जो लेफ्ट फ्रंट है उसमें ये बढ़ चढ़कर हिस्सा करती है, उसको एडवोकेट करती है। इसके अलावा सेकंड पार्टी जो इससे स्प्लिट हुई थी, हमने जिसके बारे में अभी बताया मैंने आपको 1964 में, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ये भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के सिद्धांत पे काम करती है। ये सपोर्ट करती है सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को, और अपोज करती है इम्पीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को। जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है वो उसका यूज़फुल और हेल्पफुल मीन्स जो है वो सिक्योर हो उन सोशल इकोनॉमिक क्लास के लिए जो पिछड़े हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं लेकिन उनकी इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिल पाता, उनके लिए वर्क करती है। ये इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वेस्ट बंगाल, केरल, त्रिपुरा और स्पेशली जो पुअर फैक्ट्री वर्कर्स है, फार्मर है, जैसे मैंने बताया आपको, एग्रीकल्चर लेबर्स है, इनके ऊपर और इनके सपोर्ट्स में ये पार्टी काम करती है। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं ये मानती है कि इंडिया में जो फॉरेन कैपिटल्स और गुड्स कंट्री का फ्लो जो वो इक्वल हो और लगातार बना रहे। इन्होंने
वेस्ट बंगाल में with the break of 34th year in 2014 Lok Sabha election he won the 3% of vote and 9 seats. तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने टोटल 3% सीटें जीती और 3% वोट हासिल किए और 9 सीटें जीती। सेकंड जो इसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी के तौर पे देखी जाती है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसे इंडियन नेशनल जो कांग्रेस पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, वो मुकेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। इसने भी एक्सपीरियंस किया, स्प्लिट हुई, बंटवारा हुआ। फिर जो कांग्रेस पार्टी थी वो पुरानी जो कांग्रेस पार्टी थी वो पूरी तरह से ख़त्म होकर के अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। ठीक है, ये इंडिया के इंडिपेंडेंस में उन्होंने वर्क किया। जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में एक बड़ा पार्टी बनाई और इनका सिद्धांत था सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को इंडिया में इस्टेब्लिश करना। ठीक है, उसके बाद था ये कांग्रेस पार्टी 1977 तक रूल करी, पर 1980 से 1985 तक ये थोड़ी कमज़ोर बनने लगी। आफ्टर 1989 इनका सपोर्ट डिक्लाइन हो गया और बी अब प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री कटिंग ऑल द सोशल डिवीजन। तो इन सपोर्ट के डिक्लाइन होने के बाद इन्होंने जो सोशल डिवीज़न है उसको कम करने के लिए काम किया। ये एक सेंटर पार्टी है, नाइदर राइट नाइदर लेफ्ट, मतलब ना तो ये राइट फ्रंट पे काम करती है ना लेफ्ट फ्रंट पे, ये सेंटर लेवल पे काम करती है। इनकी जो आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन है इस पार्टी का है वो सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ अ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। तो जब 1977 में जब डिक्लाइन हो गई थी तो कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो गई और उससे जो टूटी हुई पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे लीड करी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इस जो बची कुची जो पार्टी थी उसको वापस जोड़ करके इंडियन नेशनल कांग्रेस को पुनः बढ़ोतरी दी। सपोर्ट अ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विद अ ह्यूमन फेस। तो वो चाहती है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, इकोनॉमिक बदलाव हो, लेकिन ह्यूमंस की नीड्स और उसकी ज़रूरत को देखते हुए इन्होंने अपनी लीडरशिप में छोटी मोटी रिलीजियस पार्टी को जोड़ करके यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस इस्टेब्लिश किया। इनकी गवर्नमेंट 2004 से 2014 तक रही डॉक्टर मनमोहन सिंह के लीडरशिप में। इसके साथ साथ ये करेंटली अभी जो है वो अपोजिशन पार्टी का रोल निभा रही है लोकसभा में। लास्ट जो पार्टी है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये 1999 में पार्टी बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूट करके। ठीक है, ये फॉलो करते हैं डेमोक्रेटिक गांधीयन सेकुलरिज्म और इक्विटी सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म को, जिनके सिद्धांत पे काम करते हैं। ये मानते हैं कि हाई ऑफिस जो गवर्नमेंट है बी कॉन्फिडेंट टू अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ अ कंट्री। जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन है, जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं, उनको ही एक प्रॉपर हाई ऑफिस गवर्नमेंट्स मिले। जो मेजर पार्टी, ये एक मेजर पार्टी है महाराष्ट्र की, और इसके अलावा ये मेघालय में भी मेघालय, मणिपुर और असम में भी एक मजबूत पार्टी के तौर पे देखी जाती है। इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है महाराष्ट्र में। आज भी जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है वो नेशनल कांग्रेस पार्टी के सहायता से ही बनी है। 2004 में इन्होंने वापस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस के साथ मिल करके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल करके एक मजबूत पार्टी बनाई। आइए अब हम स्टेट पार्टी के बारे में भी जान लेते हैं। स्टेट पार्टी क्या है? देयर आर 7 पार्टी, मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टी ऑफ द कंट्री। तो ये जो मेजर पार्टी वो स्टेट, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कुछ स्टेट पार्टीज़ भी बनाई हैं जो स्टेट लेवल पे काम करती है।
ये जो सेन का रिकॉग्नाइज पार्टी है वो स्टेट पे भी काम करती है, जो बड़ी पार्टी के तौर पे देखी जाती है। इसके अलावा कुछ कॉमन रिफर्ड रिलीजियस पार्टी भी है जो एज अ स्टेट पार्टी देखी जाती है, ठीक है, जो रिलीजन आइडियोलॉजी और ब्रेकआउट पे रिलीजन नॉट बी अ रिलीजन इन देयर आइडियोलॉजी एंड लुकआउट। तो ये जो पार्टी है उन्हें उसके क्षेत्र के आधार पे स्थापित किया गया है। दिस पार्टीज आर ऑल इंडियन पार्टी दैट हैपन टू बी सक्सीड ओनली इन सम स्टेट। तो कुछ जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो क्या होता है कि कुछ ही स्टेट पे सक्सेसफुली रूल कर पा रही है। इनमें जो पार्टी का नाम दिया गया है जैसे कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये एक नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत से सेवरल स्टेट पे काम करती है। जैसे कि कुछ जो पार्टी है बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजोरम नेशनल फ्रंट एंड तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट आइडेंटिकल पार्टीज़ है। पिछले 3 डेकेड्स में द स्ट्रेंथ ऑफ अ पार्टी हैज़ एक्सपैंड। तो जो बहुत सी जो पार्टीज है उनका स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। वे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक डाइवर्सिटी लेकर के आ रहे हैं। नो वन नेशनल पार्टी इज़ एबल टू सिक्योर इट्स ओन मेजोरिटी इन लोकसभा। और इसके कारण बहुत सी जो नेशनल पार्टीज थी उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से सिक्योर सीटें लोकसभा में हासिल नहीं करी। कब तक? 2014 तक। पर एज द रिजल्ट ऑफ नेशनल पार्टी वे आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंसेस विद द स्टेट पार्टी। और इसी कारण बहुत सी नेशनल पार्टी को अपने साथ जुड़ी हुई स्टेट पार्टीज़ को जोड़ना पड़ा ताकि वे अच्छी सीटें हासिल कर सकें। 1996 में एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टी हैज़ नॉट गॉट द अपॉर्चुनिटी टू पार्ट ऑफ वन ऑफ द अदर नेशनल लेवल कोलिजियम ऑफ अ गवर्नमेंट। 1996 तक तो बहुत सी स्टेट जो पार्टीज़ थी उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती थी कि वे नेशनल पार्टी से जुड़ करके गठबंधन करें और सरकार बना सके। पर 2014 के बाद 2004 के बाद से आप समझ लीजिए कि स्थिति बदल चुकी है। दिस अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अ स्ट्रेंथ। और ये बताता है कि अब हमारा जो डेमोक्रेसी जो इंडिया की है वो बहुत ही ताकतवर है। ओके, ये बताता है कि फेडरलिज्म किस तरीके से वर्क करता है और एक आइडियल डेमोक्रेसी कंट्री में स्थापित करता है। ओके, अब इस पेज में देख लीजिए कि कौन कौन सी नेशनल पार्टी इंडिया पे स्टेट पार्टी जो है इंडिया में वर्क कर रही है। आपको इस ग्राफ में देखने को आराम से मिल सकता है। तो होप स्टूडेंट आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।